नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 33 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय जो है वह है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वांग आसन शब्दार्थ एवं नामकरण क्या है? शब्द सर्वांग आसन का सर्व प्लस अंग, सर्वांग अर्थात पूर्ण अंगों का आसन, यानी इस अभ्यास में शरीर के सभी अवयवों का यानी शरीर के सभी अंगों का सर्वांगीण विकास हो जाता है, अतः इसे सर्वांग आसन कहते हैं। आसन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्यानात्मक आसन, एक होते हैं विश्रांतिदायक आसन, एक प्रकार है जिसका नाम है शरीर संवर्धनात्मक आसन। शरीर संवर्धनात्मक आसनों में ये सर्वांग आसन आता है। इससे संपूर्ण शरीर के अंगों का संवर्धन होता है। और इसी के साथ आसन का जो शब्दार्थ नामकरण जाना, अभी नाम क्या है? संस्कृत में से सर्वांग आसनम कहते हैं, हिंदी में सर्वांग आसन और अंग्रेजी में शोल्डर स्टैंड योगा पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन क्रम को आप समझिए। सर्वप्रथम पीठ के बल एक तान लेट जाएं। इस तरह से लेटें कि बिल्कुल कमर सीधी रहे। उसके बाद पूरक यानी श्वास भरते हुए श्वास कुंभक करें। पहले पूरक करके श्वास को कुंभक यानी रोक लें उसे। फिर दोनों पाँवों को धीरे धीरे 30 डिग्री तक ले जाकर रोकें और श्वास रेचक करें। श्वास बाद में छोड़ देना है। फिर वहीं से पुनः पूरक करना, कुंभक करें। फिर श्वास भर के रोक करके एक साथ पाँव को 90 डिग्री तक ला करके रेचक करना है। फिर श्वास आपने छोड़ देना है। तत्पश्चात पूरक यानी श्वास भरते हुए अपनी पीठ को उठाएं तथा दोनों हाथों की हथेलियों से पृष्ठभाग का सहारा दें। ये स्थिति सालंब सर्वांग आसन कहलाती है। यानी आलंबन दिया आपने, अपनी पीठ को सहारा दिया है, इसलिए इस आसन को एक नाम ये भी है सालंब सर्वांग आसन भी कहते हैं इसे। यदि अभ्यास उत्तम हो जाए तो दोनों हाथों की हथेलियां भूमि पर स्पर्श करके रखें। इस सामने स्पर्श करा दें तो ये सर्वांग आसन कहलाता है। तो आपने पीठ को सहारा नहीं देना, बिना सहारे के आप अपनी पूरी की पूरी पीठ को सीधा दंडवत 90 डिग्री पर कर देना है, तो वो कहलाएगा सर्वांग आसन। अंतिम स्थिति में आपकी श्वास प्रश्वास मंद रहता है, मंद गति में लेना है, जल्दबाजी नहीं करना। काल अवधि 15 सेकंड से 3 मिनट तक व नियमित अभ्यास के पश्चात समय को आप बढ़ा सकते हैं। अचानक समय को नहीं बढ़ाना। न्यूनतम समय बताया 10 सेकंड, 15 सेकंड से शुरू करें, लंबा समय बढ़ाएं। और खान पान का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसे शीर्षासन का छोटा भाई भी हम कह सकते हैं, कहा जाता है। शीर्षासन के जो लाभ मिलते हैं वही लाभ इस सर्वांग आसन में भी मिलते हैं। थोड़ा अंतर है, इसलिए प्रारंभ में सर्वांग आसन का ही अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन का चित्र आप देख रहे हैं। आसन इस तरह से आपने बना लिया है। पूरा हाथों की हथेलियाँ सीधी, कमर पूरा सीधा, पीठ पंजे बिल्कुल सीधे, इस तरह से आपने देखना है। प्रभाव, सबसे पहले शारीरिक प्रभाव हम चर्चा करेंगे। ये अभ्यास मेरुदंड को सुदृढ़ और उससे संबंधित समस्त मांसपेशियों को लचीला बनाता है। मेरुदंड को ये सुदृढ़ बनाता ही है, मांसपेशियां भी लचीली बनती हैं। जठर अग्नि को प्रदीप्त करता हुआ तथा भोजन का उचित पाचन करता है, जिससे अभ्यासी दीर्घ काल तक युवा बना रहता है।
युवा बनने का एक सीधा सीधा संबंध है आपका जठर अग्नि से। जठर अग्नि जितना ही अच्छा होगा उससे आपका रस सप्तधातुएं उतनी ही अच्छी बनेंगी और उतनी ही अच्छा शरीर में ओज मंडल बनेगा। स्नायु तंत्र को बलिष्ठ बनाता है ये अभ्यास, और जिसके परिणाम स्वरूप आलस्य रहित हो जाता है। मनुष्य का शरीर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होने लगती है और जीवन में उत्साह भर जाता है। ये सारा का सारा संबंध जो है आपके स्नायु तंत्र से है। स्नायु तंत्र जितना अच्छा होगा उतना ही शरीर में स्फूर्ति बनेगी। और अतिरिक्त चर्बी, वसा जो आपका फैट है, अतिरिक्त चर्बी को ये कम करके अजीर्णता यानी आपका अपचन जो है, कोष्ठबद्धता, कब्ज जो है, गुल्म रोग, पेट में हवा भरना, पेट में फुलावट हो जाना, मधुमेह, शुगर है, बवासीर है, ग्रीवा से संबंधित कोई रोग है और सिर दर्द वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक अभ्यास है। तो उनको ये अभ्यास नियमित करना चाहिए। नेत्र ज्योतिष में वृद्धि, आँखों की रोशनी को ये बढ़ाने का कार्य करता है। बालों का न पकना, बाल जिनके सफ़ेद रहते हैं, बाल पक रहे हैं, उनमें ये विराम देता है, उनको ठीक रखता है। क्योंकि पूरा शरीर का रक्त का जो प्रवाह है सिर की ओर हो जाता है, जिससे पूरा जितना कह सकते हैं पूरे मस्तिष्क की अंदरूनी जितना ब्रेन है उसको पूरा एक पोषक तत्व उसको मिलते हैं, खुराक उसको मिल जाती है, जिससे बालों का संबंध है, नेत्र ज्योति से है, आभा मंडल, चेहरे के सभी अंगों को लाभ मिलता है और साथ ही साथ मुखमंडल की आभा को बढ़ाता है और मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम प्रदान करता है। ये साधक की प्रज्ञा तथा बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, मेधावी हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है इस अभ्यास से, और गर्भाशय को बलिष्ठ बनाता है। महिलाओं का जो गर्भाशय है, यूट्रस पार्ट को भी ये बलिष्ठ बनाता है तथा ऋतु धर्म को भी नियमित करता है। अनियमितताओं से संबंधित जिनको ये परेशानी होती है, ऋतु धर्म यानी मासिक धर्म का चक्कर जो है उसको भी ये नियमित करता है, उनको ये अभ्यास करना चाहिए। कद वृद्धि में सहायक है, किस लिए? पूरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इससे एक्टिव होता है, थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है, आपका कद वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स हमें चाहिए तो वो इससे प्रभावित होते हैं, वो कार्यशील हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, इसलिए कद वृद्धि में भी ये लाभकारी है। मिर्गी रोग एवं अविकसित मस्तिष्क वालों के लिए आसन अति उत्तम है। जिनको मिर्गी आता है या अविकसित मस्तिष्क है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये अभ्यास करना चाहिए, बहुत लाभकारी है। विशेष लाभ देखें, कंठ से संबंधित रोग, स्वर तंत्र का अस्वस्थ होना, यानी आपका वोकल्स कॉल्स जो एरिया है जिनका खराब हो जाता है स्वर तंत्र, तो उसमें लाभकारी। फेफड़ों के रोगों में दमा रोग जो है विशेष लाभकारी है। जुकाम खांसी रोग आदि में भी ये लाभकारी है। इस तरह से विशेष बता दिया गया है कि विशेष इन समस्याओं में, इन रोगों में यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये हुए शारीरिक प्रभाव। अब मानसिक प्रभाव भी आप देखिए। मनोविकृत उत्तेजना, मन के विकृत होने की जो उत्तेजनाएं होती हैं, चाहे काम, क्रोध, लोभ जो भी आता है, काम वासनाओं के संवेगों को भी शांत करता है और मन को एकाग्र करने में ये सहायक है। आध्यात्मिक स्तर पर जो इसका प्रभाव है वह सुनिए। चित्त को शांत करके अध्यात्म की ओर अग्रसित करता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में इस आसन की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है, ये आपने ध्यान रखना है। चक्रों पर प्रभाव, सहस्रार चक्र जो सबसे पहले ऊपरी चक्र जो होता है मस्तिष्क के आज्ञा चक्र से ऊपर, क्रोन हेड जिसे हम कहते हैं, क्रोन चक्र जो है तो वो सहस्रार चक्र है। और आज्ञा चक्र जो बिल्कुल आँखों के बीचों बीच जो एक भौम रहता है जिसे हम तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र। विशुद्धि चक्र जिसे हम विशुद्ध चक्र के नाम से जाना जाता है, तो ये विशुद्ध चक्र इस तरह से 3 चक्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं बाकी पूरा शरीर सीधा रहता है दंडवत,
और आपका गर्दन मुड़ा रहता है, यानी विशुद्ध चक्र। आपका फोरहेड के बीचों बीच पूरा प्रेशर रहता है आंखों के पास में, तो वो आपका आज्ञा चक्र हुआ। सहस्रार चक्र, आपके मस्तिष्क पूरा क्रियाशील हो जाता है। इस तरह से चक्रों का विशेष ध्यान रखना, और साथ ही साथ में ग्रंथियों पर इस आसन का क्या प्रभाव है, वह अवटु और परावटु, यानी आपका थायराइड और पैराथायराइड ये ग्लैंड होती है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी इससे प्रभावित, यानी 2 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं ये विशेष रूप से प्रभावित होती इस आसन से, और ये सभी मास्टर ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि, और जैसे हम प्यूट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं वह इससे प्रभावित होती है। और आसन से पूर्व कौन से अभ्यास हम करें, ये भी जानकारी हमें चाहिए, और चित्रों के साथ हम इसको भी देखेंगे। उत्तान पादासन, पहला जो आसन है उत्तान पादासन आप देख रहे हैं, ये आपने पहले करना आना चाहिए जब आप ये आसन करते हैं, तो नहीं तो कमर में झटका आएगा। सेतु बंदासन, सेतु बंदासन आपको आना चाहिए। अर्ध सर्वांग होता है जो आधा करना, और विपरीत करणी मुद्रा, ये 2 प्रकार के, यानी आधा पीछे की ओर झुकना, इस तरह से आसन भी आपको पहले कर लेना है। अब आसन के बाद कौन से अभ्यास करने चाहिए, उसमें एक शवासन है। शवासन आपको पहले कर लेना है, पहले नहीं, बाद में करना है, ताकि आपका रक्त का जो प्रवाह है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए। और दूसरा मत्स्य आसन, मत्स्य गर्दन आपका जैसे हुआ है तो इसे अपोजिट साइड गर्दन घुमा करके ऐसा करने से गर्दन का बैलेंस बनता है। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन करने से भी वापिस से गर्दन को आराम मिलता है। या फिर आप करेंगे मक्रासन। इन चारों में से जो अल्टरनेटिव है पूरक आसन है, इनका अभ्यास जरूर करना है, नहीं तो आपको इसमें नुकसान होना तय है, निश्चित हो जाता है। यदि आप लंबे दीर्घ अभ्यासी नहीं है तो नियमित ऐसे आप बार बार छोटी छोटी त्रुटियां जब करोगे तो इसका बुरा प्रभाव शरीर पर दिखने में आता है। सावधानियां जो हैं वह ये हैं, उच्च रक्तचाप जिनका है, हृदय रोगी जो हैं, यकृत व तिल्ली में, यकृत यानी लीवर और तिल्ली यानी स्प्लीन में वृद्धि वाले व्यक्तियों को अभ्यास मना है, निषेध किया गया है, क्योंकि आपका पूरा प्रेशराइज होगा हार्ट, इसलिए मना किया गया। ग्रीवा कशेरुका यानी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस जिनको है, गर्दन का ऐसा दर्द है, उसमें ये अभ्यास नहीं करना। उरोवेदना, साइटिका, साइटिका जिनको है उसको नहीं करना। कमर दर्द वालों को, आंत्रवृद्धि तथा मूर्छा आने वाले रोगियों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। वहाँ मिर्गी वालों के लिए ठीक है, मूर्छा आ जाती है कभी कभार, इसमें थोड़ा एक संशयात्मक स्थिति है, एक निगरानी में प्रशिक्षक के सानिध्य में आप अभ्यास करें तो ठीक रहेगा। गर्भावस्था व ऋतु धर्म काल में आसन न करें, यदि गर्भावस्था है या ऋतु काल में ऐसा अभ्यास न करें। यह नियम अधिकतम सभी आसनों में लागू होता है, कुछ एक आसनों को छोड़कर, ये ध्यान रखना। जब भी आपका ऋतु चक्र चल रहा हो, जो मंथली पीरियड्स जो रहते हैं, वो उस समय कोई भी आसन न करें, और चाहें थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बाकी आपको कोई फिजिकल आसन अभ्यास नहीं करना। गर्भावस्था में तो उसमें भी एक अलग अलग तरीके, अलग अलग अभ्यास के क्रम हैं, हर महीने के अलग अलग हैं, उन अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार वो अभ्यास करने हैं। तो विशेष में हलासन के पश्चात जब आप हलासन करते हैं, उसका पूरक आसन भुजंगासन व मत्स्यासन करना चाहिए। जब भी आप सर्वांगासन कर रहे हैं, पूरक आसनों की हमने चर्चा करी ली है, मत्स्यासन भी किया, और भुजंगासन ये हलासन के अंदर आएगा, उसमें भी विशेष बातें। हलासन सर्वांगासन एक ही क्रम में आसन आते हैं, इसीलिए हलासन के बाद का इसमें विशेष निर्देश देखने को आपको सुनने को मिल रहा है। ग्रीवा शिथिल बनाकर रखें, घुटनों को सीधा रखें। ग्रीवा आपकी गर्दन जो है, नेक रीजन का एरिया जो है, तो वो आपका रिलैक्सेशन में रहे, करते समय दाएं बाएं बीच में नहीं देखना, सीधा रहना है,
और घुटनों को भी खींच करके सीधा, और आप पंजों को टॉप पर भी सीधा खींच के रखना है। शीघ्रता से पाँव को न उठाएं और प्रारंभ काल में पाँव को मोड़कर भी उठा सकते हैं। ऐसा ना हो आप सीधा जैसे बिका 30 से फिर 90, अर्ध 19 हुआ, अर्ध सर्वांग और फिर पूरा। तो इस तरह से आप पाँव को फोल्ड करके भी ला सकते हैं, न कि आप सीधे स्ट्रेच करके पाँव को। तो ये आप अपने क्षमता अनुसार देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका पूरा थ्योरी वाला एक हमारा प्रकरण पूरा हुआ। सेकंड अभी वीडियो देखेंगे, सर्वांग आसन का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले दोनों पाँव को एक साथ मिला लेंगे, हाथों को दाएं बाएं अपने थाइस के रख लेना, लंबी गहरी श्वास भरना, पेट में रोक करके एक साथ धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को उठाना है। आप 30 डिग्री पर रोक के रख सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा से भरते हुए धीरे धीरे अर्ध सर्वांगासन की स्थिति में ला करके रोकना है। फिर यहीं से पुनः दोबारा से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाते हुए और कमर को सीधा करेंगे। कमर सीधा करके दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दे देंगे। सहारा दे करके रोक के रखेंगे। हथेलियों को बिल्कुल कमर के सीधा कर देंगे पीछे। कोहनियाँ कंधों से बाहर न निकले। पाँव के पंजे सीधे खींचे हुए। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रहेगा। जल्दबाजी नहीं करना। पूरा ध्यान आपका कंधों के ऊपर, आपकी दृष्टि पाँव के पंजों पर बनी रहे। इस तरह से अंतिम स्थिति में आप कुछ पल रुकना है। यहीं से धीमी धीमी गति से आप वापस आएंगे तो कमर को धीरे से मोड़ना और हाथों को वहाँ से विश्राम दे देना। और इसी के साथ जिस तरह से हम गए, श्वास छोड़ते हुए मध्यम में आकर रुकना और फिर दोबारा से धीरे धीरे विश्राम लेते हुए उत्तान पादासन स्थिति और वहीं से विश्राम देना। करते समय और आते समय दोनों बार में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो कमर में झटका लग सकता है और विश्राम लेंगे अंतिम स्थिति में आप। इस तरह से आपका ये सर्वांग आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब हम समझेंगे सर्वांग आसन की कुछ विशेष बातों को, कहाँ हमारी त्रुटि होती है करते समय, इसको हम बारीकी से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने स्थान पर सीधे लेट जाते हैं। लेटने का सबको आता है, लेटना, सीधा लेट जाते हैं। परंतु जब हम योगासन करते हैं उस समय कैसे लेटना, उसका मतलब सीधा लेटने का आप अपने आप को व्यवस्थित करें। आप चित्र देख रहे होंगे, चित्र के अंदर कहीं मेरे पाँव अलग अलग हैं क्या? पूरे पंजों को इकट्ठा मिला करके एक सीध में, दूर से देखिए लगेगा एक पाँव नहीं, ये दो पाँव हैं। इस तरह से आपको मिलाना। घुटने आपके मिले रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, पेट आपका पिचका हुआ है, सीना फुला हुआ है, गर्दन सीधी, हाथों का रुख जमीन की ओर रहेगा। स्वयं को पूर्ण व्यवस्थित कर लेना। हाथों को जमीन की ओर रख दिया, ध्यान रखना, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना, चिपका के रखना अपनी थाइस के। इतना सब काम करने के बाद फिर नंबर आता है 2 नंबर की स्थिति। 2 नंबर के अंदर अपने पाँव को 30 डिग्री एंगल तक आपने उठा देना। पूरा उठा के रोक के रखना। पंजे आप खींच के रखेंगे, ऐसा ना हो कि पंजों को अंदर की तरफ खींच लो, ऐसा नहीं करना। घुटनों को बैंड नहीं करना, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। हाथों को बिगाड़ना नहीं, कंधों को उठाना नहीं, यहाँ से गर्दन ऊपर नीचे नहीं करना। पूरा ध्यान आपका, आपकी दृष्टि जो है बिल्कुल पंजे के ऊपर बनी रहे, सामने पंजे के ऊपर। इतना सब करने के बाद आपका नंबर आता है 3 नंबर की स्थिति है ये। इसमें पूरा 90 डिग्री के एंगल पर आपने अपने को लिफ्ट करना। इसमें भी देखें पंजे हमारे ऊपर की ओर सीधे रहेंगे। चाहें तो एक बार के लिए आप पंजों को नीचे करके खींच सकते हैं, फिर वापस से ऊपर कर सकते हैं, ये सुविधा के लिए, ताकि आपकी काफ मसल्स का थोड़ा सा खिंचाव कम हो जाए। दूसरा, हाथों को अभी उठाना नहीं, हाथों को उठाना नहीं, कंधे आपके शिथिल, स्थितियां बिगड़ने नहीं देना, चाहे वो कैसा स्टेप आए। ये आपका स्टेप हुआ। उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट स्टेप को लेंगे
तो आपने पूरा का पूरा शरीर को ऊपर की ओर उठाया। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर हमारी गलती क्या होती है। फाइनल जब योगा कंपटीशन जब होते हैं तो उनमें मेजर ये पॉइंट नोट किए जाते हैं, जिसके अंदर आपके पंजे कैसे हैं, पंजों की स्थिति कैसी है, घुटने कैसे हैं, आपके विशेष रूप से पीछे का जो ये हाथों की स्थिति होती है उसको देखा जाता है। हाथ आपके कोहनियाँ पीठ की कमर से जो आपका बेक है उससे ज़्यादा बाहर ना निकलें, यानी आपका शोल्डर जो है जिस स्थिति में होते हैं शोल्डर, उसी सीध के अंदर आपके हाथों की कोहनियाँ रहे। दूसरा, हाथों के पीछे स्थिति देखिए, हाथों का मेरा तलवा जो हाथों की हथेलियाँ हैं, इन हथेलियों को बिल्कुल कमर के बिल्कुल सीधा लगाना, हाथ का अंगूठा बाहर नहीं निकालना, केवल और केवल हथेली का मूल भाग लगा दिया, ऐसा नहीं करना, पूरा सीधा फ्लैट रखेंगे, कोहनियाँ मिलाकर रखना। कमर गर्दन देखिए बिल्कुल सीधी है, पूरा दृष्टि आंखें बंद, पूरा 90 डिग्री पर नज़र आपकी दृष्टि बना के रखना। यह क्रम आपका पूर्ण सल्ब है। और यदि हाथों को यहाँ से हम ध्यान दीजिए, यदि हाथों को ये सालंब है, सालंब यानी हाथों का सहारा के साथ ये सर्वांगासन कहलाता है। और यदि हाथों को मैं सीधा करके भूमि पर सीधा रख दूं नीचे तो निरालंब सर्वांगासन कहलाएगा, निरालंब सर्वांगासन कहलाएगा। उसको निरालंब कह सकते हैं या सर्वांगासन कह सकते हैं। यदि हमने सहारा ले लिया तो इसको कहलाया जाएगा सालंब, आलंबन यानी आश्रय के साथ आपको ये सर्वांग कर रहे हैं। फिर कई बार पाँव को मोड़ा भी जाता है, मोड़ करके घुटनों से इनको आगे झुका दिया जाता है, वो एक सर्वांग आसन की, सालंब सर्वांग आसन की एक माला कहलाता है, माला। तो ये यहाँ पर हमारा सर्वांग आसन का है, सीधा रखना। इसके 3 तरह भी हो सकते हैं प्रकार। फिर वापस उसी क्रम में आना, इसमें जिगरदा नहीं करना, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। पाँव को नीचे लेके आना अगला स्टेप, और अंतिम में आपको भूमि पर रख देना। ये इसी क्रम में आना जिस क्रम में आप गए, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।